चलिए दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमने जो प्लानर डिस्कस किया था वो याद है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या था? I16। नोट करने की तरफ नहीं जाना ज़्यादा, क्योंकि हमारा थीम ये रहना चाहिए कि हमने क्लास में सुनना है और समझना है, क्योंकि इधर जो लिखा हुआ है ये तो आपको एज इट इज़ मिल जाना है और प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाना है, बुकलेट बन के वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग स्लाइड्स हैं। इस पे वर्किंग करके इसको एक बुकलेट बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे ख्याल में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो ये भी बताया गया कि पास्ट पेपर्स की बुक भी अलग से दे दी जाए। ठीक है, मज़ा हो जाएगा, मुफ्ते जो लग जाएंगे काफ़ी सारे। पीपी हमारा प्लान में पहला जो टॉपिक है वो क्या है? I16 में पीपी। पीपी क्या होता है? क्या चीज़? नहीं, वो तो ठीक है, टेक्निकली अगर देखें तो पीपी क्या है? पीपीई से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना। आप लोगों ने बताया तो कुछ नहीं, होता क्या ये? नॉन करंट एसेट्स होते हैं और टेंजिबल एसेट्स होते हैं, और ये कुछ लॉजिकल बात लग रही है, ठीक है। और ठीक है, बेसिकली देखें, हर एक चीज एक टेंजिबल, लाइक एक बिल्डिंग है, वो टेंजिबल तो है। जब हम बात करते हैं ना पीपी की, ये एज पर I16 एक टर्म है। ये क्या है? एज पर I16 एक टर्म है। इसका मतलब किसी भी टेंजिबल को जब हम पीपी में लाएंगे तो I16 में क्या क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी हम कॉलेज से निकलें, पिछली गली में जाए तो सारी बिल्डिंग्स हैं। सवाल यह आएगा वो टेंजिबल तो हैं, क्या वो पीपी भी हैं? इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ना, टेंजिबल है ना सामान, ठीक है, क्या वो पीपी हैं? नहीं। पहला स्टेप है कि जो टेंजिबल आइटम्स हैं उसने पीपी कैसे बनना है, वो कैसे बनेगा? I16 के हिसाब से। I16 में पीपी कहता है कि जो उसकी डेफिनेशन है, ऐसा एसेट, ऐसा टेंजिबल एसेट, ऐसा टेंजिबल एसेट अगर उसे मैं प्रोडक्शन में यूज करूं, मिसाल के तौर पे वो प्लांट है या वो मशीनरी है, या वो प्लांट है या वो मशीनरी है, तो उससे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यही आप लोगों के पास रजिस्टर है, ये किसी चीज से प्रोड्यूस किए गए हैं ना, क्या ख्याल है? आवाज क्लियर है ना? ये किसी चीज से इतने सारे मार्कर, यार ये जगह चले सी ना बंद हो जाए। तो दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें फूड पांडा का पता है। मिसाल के तौर पे कंपनी की एक बाइक है और कंपनी फूड पांडा है, वो अपने बंदे को एक बाइक देती है कि यार ये चीज़ कस्टमर को डिलीवर करके हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं रजिस्टर प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मैंने एक पिकअप डाला रखा हुआ है, उस डाले पे मैं रजिस्टर लोड करता हूँ और कस्टमर्स को डिलीवर करके आता हूँ। यानी कि प्रोडक्शन हो या सप्लाई हो ना, हाँ ठीक है, नहीं आया था। चलिए आप लोग करें, हम जरा करते हैं डिस्कस। प्रोडक्शन या सप्लाई। दूसरा, एडमिन पर्पस। अब जैसे अभी हमने बिल्डिंग की बात की थी, नॉर्मली क्या होती है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके पास एक बिल्डिंग होती है, उसके पास एक बिल्डिंग होती है जिसमें उनका स्टाफ बैठ के मैनेज करता है। फैक्ट्री कहीं दूर होती है, मिसाल के तौर पे लाहौर में एक बिल्डिंग है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, फैक्ट्री एबटाबाद में जहां पे प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा, अगर मैं एक गाड़ी को अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज करता हूं तो एडमिन पर्पस हो गया। अब गाड़ी जाते हैं हम, पिछली गली में कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, सवाल ये आएगा क्या वो पीपी है या सिर्फ टेंजिबल है? पहला स्टेप ये है कि वो टेंजिबल तो है, उसको हमने पीपी में लाना है ए और बी की बेस पे।
किस बेस पे लाना है? ए और बी की बेस पे। तीसरा रेंटल्स। यार ये बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये देखते हैं आज, क्योंकि जैसे ही हमारे जहन में रेंटल का आता है, हमारे जहन में गेम आ जाती है किस चीज की? आइस 40 की। आती है कि नहीं आती? कि यार ये रेंटल वाली चीजें तो आइस 40 में है, तो यहां पे डेफिनेशन में रेंटल क्यों है? अगर आप देखें डेफिनेशन में कितनी चीजें हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर हम सबको अलग अलग कैटेगरी बनाएं, प्रॉपर्टी एक कैटेगरी हो, प्लांट एक कैटेगरी हो। प्रॉपर्टी में एक कंपनी के पास हजारों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, प्लांट में एक कंपनी के पास हजारों प्लांट्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हजारों तरह के हो सकते हैं। जैसे ये एक इक्विपमेंट है, हमारे पास अगर यहाँ पे प्रोजेक्टर होता है, इक्विपमेंट है, ठीक है। लैपटॉप एक इक्विपमेंट है, ऐसे ही है। एसी एक इक्विपमेंट है। प्लांट क्या है? जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब कैटेगरीज हैं अलग अलग। अब इन तीन चीजों को जब मैं प्रॉपर्टी को रेंट आउट करूंगा, सिर्फ प्रॉपर्टी, वो जाएगी आईएस 40 में। बाकी पीपीई में ये जो दो हैं ये आईएस 16 में रहेंगे। ये आज क्लियर कर ले कि रेंटल्स का क्या मतलब है, क्योंकि यहां पे हम रेंटल पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा होता है यार रेंटल्स आईएस 16 की डेफिनेशन में है कि जब हमने दूसरों को रेंट पे देना है तो वो चीज़ आईएस 16 में आएगा। फिर हम आईएस 40 में आते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं कि यार कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए और रेंटल के लिए एक एसेट को, प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, वो आईएस 40 में आता है। तो क्यों ना इसको इधर ही क्लियर कर लिया जाए? क्या कहते हैं? क्लियर हो गया कि पीपीई में जो प्रॉपर्टी है अगर उसको हम रेंट पे देंगे वो किधर चली जाएगी, और बाकी जो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं उसको रेंट पे देंगे तो किधर चला जाएगा? 16 में रहेगा। अब ये ए है, साथ है एंड। साथ क्या है? एंड। इसका मतलब इन तीनों में से एक कोई भी फीचर अगर किसी भी टेंजिबल आइटम में है, अब मैं पिछली गली में जाता हूं, अगर कोई प्रॉपर्टी इन तीनों में किसी भी पर्पस के लिए यूज हो रही है तो मैं देखूंगा कि क्या उसकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है, तो यस है, अब ये पीपी है। अदरवाइज वो सिंपल एक एसेट है, सिंपल एक टेंजिबल आइटम है। पीपी में आने का मतलब है कि एज पर आईएस 16, आईएस 16 क्या कहता है? ये ए और बी अगर पूरे होते हैं तो वो पीपी है। आज के बाद याद रहेगा कि व्हाट इज पीपी, ठीक है। हर चीज पीपी नहीं होगी। मैंने घर लिया हुआ है, जिस घर में मैं रहता हूं, क्या वो पीपी है? मैं रह रहा हूं ना, रिहायशी है। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, इन तीनों में कोई नहीं है। लाइफ तो उसकी 1 साल से ज्यादा है, इन तीनों में कोई नहीं है, तो इसका मतलब वो सिंपल एक एसेट है, टेंजिबल एसेट है, बस और कुछ नहीं। कोई भी ऐसा टेंजिबल आइटम जो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी के लिए यूज हो और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, वो बनेगा पीपी। क्लियर? पीपी की डेफिनेशन पे है किसी का कोई सवाल? हम जो भी चीज डिस्कस करेंगे उस पर हम अपनी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। अच्छा, अब मैंने जो कहा था, लेट्स से कि आपके पास नोट्स आ जाते हैं, इसको समझने के बाद इस पर कुछ लिखने की जरूरत है? उस्मान बता। नहीं, इन नोट्स के ऊपर कुछ ऐड करने की जरूरत है? नहीं भाई, ये तुम लोगों का काम नहीं कर रहा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मशीन, कंप्यूटर, व्हीकल्स, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है? यार ये चेयर ऊपर रख देंगे, उधर से ऊपर से आगे हैं। वो फर्नीचर जो फिक्स होता है, मिसाल, हाँ ये है तो फिक्स। वैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कबर्ड, अलमारी, जो फिक्स हुई होती है ना, जैसे लकड़ी की बनाई होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिस इक्विपमेंट। क्या ख्याल है? डन हो गया? ठीक है, मैं इसको कर लेता हूं। अच्छा जी,
आ रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिक्स एसेट्स कहते हैं। अब फिक्स एसेट किसको कह रहे हैं? पहले हमने टेंजिबल को पीपी बनाया है, अब उसे फिक्स एसेट कह सकते हैं। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाया है। कैसे बनाया है? जो 16 में उसकी डेफिनेशन थी उसकी बेस पे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर एक कंपनी है और वो बिल्डिंग्स खरीदती जा रही है, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, आज उसने पिछली गली में 2 बिल्डिंग्स ले ली, एक एक कनाल की। पिछले महीने उसने 1 बिल्डिंग और ली थी, एक मशीन ले लिया, 5 गाड़ियां ले ली। इसका मतलब यह है कि उसकी हालत बड़ी अच्छी है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है, अच्छी कंपनी है, वो ग्रो कर रही है। ये एक अकाउंटेंट्स के लिए एक इंडिकेशन होती है। अगर एक कंपनी फिक्स एसेट पीपी परचेज करती जा रही है, ये इंडिकेशन होती है कि वो स्टेबल है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, उसके फाइनेंशियल मैटर्स ठीक हैं। ठीक हो गया जी। पीपी के ऊपर कोई सवाल? पीपी की डेफिनेशन पे कोई सवाल है जी दोस्तों? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? हाँ जी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बताएं। बड़े एक्सपेंडिचर मतलब मिसाल के तौर पे मैं 5 करोड़ का बिजली का बिल देता हूं, अगर मैंने एक बहुत बड़ा चिल्लर 2 करोड़ का ऑफिस में लगाया जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, फिर एक चिल्लर एसी, हो सकता हो। जो फ्यूचर में फायदा दे, तो रेवेन्यू फायदा नहीं देगा, वो नुकसान है। तो वो जो फ्यूचर में फायदा देगा हो सकता है वो आज भी फायदा दे रहा हो। हाँ जी खवातीन, ये कुछ सही सही लग रहा है। हाँ जी मिस, पहली बात ये है, लेट से मैं घर में बड़ा हूं, मैं दादाजी हूं, ठीक है, सारे पैसे मेरे पास होते हैं, जो बच्चे कमाते हैं मैं भी कमाता हूं, मेरे पास होते हैं। अगर मैं घर में 5 एसी लेकर आऊं और मैं ही घर में बिल पे करूं सारे बिजली के, क्या मेरे लिए दोनों खर्चे हैं कि नहीं? पहला सवाल ये है। एक्सपेंस हो या एक्सपेंडिचर एक ही बात है ना, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर एक ही बात है। अगर मैं कहूं एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, एक ही बात बनेगी कि नहीं बनेगी? एक ही बात है। इसका मतलब मैं अगर एसी लेता हूं और मैं अगर बिजली के बिल पे करता हूं, दोनों हैं तो एक्सपेंस। हमने देखना है यार उसकी नेचर क्या है, और नेचर आपने कैसे देखनी है? वो देखनी है आपने बेनिफिट। बेनिफिट्स, अगर ये बेनिफिट्स 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं तो ये वाला एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। अगर ये बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा चलते रहते हैं तो ये एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस होगा। गेम सीधी हो गई। जैसे मिस ने कहा, देखो मेरी जेब से पैसे जाने का मतलब वो खर्चा तो है, ठीक है। लेट्स से कि आप अब्बा जी से जाके कहते हैं जी, एक बड़ा भाई कहता है जी मुझे YBR चाहिए, कितने की आजकल? वो 3 लाख की यामाहा की मोटरसाइकिल जो हैवी बाइक टाइप। एक बंदा कहता है CD70 चाहिए, वो कुछ 1.25 लाख की। उनके लिए तो दोनों खर्चे हैं। और जो उनकी पढ़ने वाली बच्ची है, छोटी बेटी, उनकी बहन है, वह कहती है अब्बा जी मुझे
स्कूल की फीस पे करते हैं। अब उनके लिए तीनों खर्चे, उनकी जेब से पैसे चले गए। खर्चे का मतलब है आपकी जेब से आउटफ्लो होना, पहले तो ये समझें। हमने डिसाइड करना है क्या वो कैपिटल है या वो रेवेन्यू है, वो उसके बेनिफिट की नेचर पे डिसाइड करना है। अगर तो बेनिफिट मुझे साल के अंदर मिल गया तो रेवेन्यू, अगर बेनिफिट साल से आगे चलता रहा तो कैपिटल। अब आप देखें, बिजली का बिल पे करते हैं, क्या उसका बेनिफिट साल के अंदर अंदर है? वो तो होता ही मंथली है, साल के 12वें हिस्से में। दूसरा, अगर मैं एक कार लेता हूं, क्या वो साल में खत्म हो जाएगी? ये भी हम बेचने लगे थे, लेकिन पतीसे वाला था नहीं बार, वरना बेच देते। पता लगता पतीसे वाला इनकार कर देता, डमी है। ठीक है जी, इसमें समझने की जरूरत है। और क्या कहते हैं, एग्जांपल्स देखें। क्या कहते हैं दोस्तों, अगर मेरे पास गाड़ी है, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, अगर इसमें मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, चूंकि महंगा हो गया पेट्रोल, डलवाना तो है 282.8 रुपये, डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीनरी, प्लांट। कैपिटल एंड रेवेन्यू आज क्लियर हो गया। पहले देखना है आउटफ्लो किसका, कैश का एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, उसकी नेचर किस चीज पे डिसाइड होगी? बेनिफिट्स पे। अगर बेनिफिट्स मुझे साल के अंदर मिल रहे हैं, साल के अंदर वो कंज्यूम हो जाएंगे, इंटरनेट के बिल्स हो गए, गैस के बिल्स हो गए, पानी के बिल्स हो गए, कोई और खर्चा हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गए। अगर मैं गाड़ी लेता हूं, अगर मैं बिल्डिंग लेता हूं, अगर मैं प्लॉट लेता हूं, क्या वो साल के अंदर खत्म हो जाएगा? डन उस्मान भाई? रिकग्निशन और मेजरमेंट में मुझे कौन डिफरेंस बताएगा? व्हाट इज रिकग्निशन एंड मेजरमेंट? यार इसका मजा नहीं आ रहा, वैसे कुर्सी तंग कर रही है, यार नीचे रख दे। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, क्या ये दो अलग चीजें हैं? क्या ये एक चीज है? बता ना। एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब अलग अलग है। लेट्स से तुम दो भाई हो घर में, अली एंड उस्मान है। एंड का क्या मतलब होगा? अली अलग है, उस्मान अलग है, हैं? ऐसे ही है। तो उसपे तो नहीं कहते एक ही है, यक्ष जान दो कालेब नहीं कहते। हाँ जी, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। पहली बात है, रिकग्निशन के मीनिंग पे जाते हैं, मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको नोट्स का थीम बताया था कि इन नोट्स का मतलब है इसमें आपके एमसीक्यूज भी कवर्ड होंगे, इसमें थ्योरी भी कवर होगी, इसमें लॉजिक भी कवर होगी। हमने दो चीजों की डेफिनेशन पढ़ी, एक पीपी और एक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये क्लियर है? अब हम किस पे आ गए? रिकग्निशन एंड मेजरमेंट पे। रिकग्निशन का मतलब क्या है? जानना पहचानना। अगर मुझे ये 16 कहे ये एसेट है, तो क्या ये 16 ही ये पहचान के दिया है? उसी ने किया है ना। और कैसे? जो ये 16 ने अपने अंदर प्रोविजन लिखी है, पाया ना। जरूरत नहीं है, फोकस कर। रिकग्निशन मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या उसने आइडेंटिफाई करवाया कि ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है। ठीक है, इसका मतलब इसका काम सिर्फ इतना है, ये अपने सेट रूल्स अप्लाई करवाता है और बताता है कि भाई ये एसेट है। अगर आप लोगों ने कॉस्ट पढ़ी है, पढ़िए कॉस्ट, एक स्टेप, अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप।
पहले स्टेप पे फिल्टर है, स्टैंडर्ड अपनी रेगुलेशंस अप्लाई करता है और बताता है ये मेरे हिसाब से मेरे स्टैंडर्ड का जो कि मैं I16 हूं ये एसेट है, उसने बता दिया। बस आगे गेम किसकी आएगी? अकाउंटिंग यहां पे होनी है। अकाउंटिंग मींस डबल एंट्री से स्टार्ट कर दें। आज याद रह जाएगा। आइडेंटिफिकेशन सिर्फ होती है एज पर लॉ, और ये हमारे पास प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, सेट ऑफ रेगुलेशन है I16 में, ठीक है। उसके हिसाब से कि उसने बता दिया कि यार एसेट है, इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक हो गया। रिकग्निशन और मेजरमेंट अलग अलग, किसी को कोई मसला है तो बताए। अब उसने कहा कि इसको रिकॉर्ड कर लो, आइडेंटिफाई कर लिया, किस बेस पे? दो क्राइटेरिया है। मैंने जो ऑफिस के लिए बिल्डिंग ली, क्या वो मुझे फायदा देगी? मैं कंपनी के तौर पे सोच रही हूं। और जो मैंने बिल्डिंग ली, क्या मैं उसकी कॉस्ट मेजर कर सकता हूं? तो रिकग्निशन कहता है कि मैं तुम्हें ये दो रूल्स दे रहा हूं, किसी भी एसेट पे अप्लाई करो, अगर ये दो रूल्स पूरे होते हैं इसको रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? पहले स्टेप पे पीपी था, डेफिनेशन डन हो गया। कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर भी डेफिनेशन। गेम स्टार्ट हुई अकाउंटिंग की कहां से? यहां से। रिकग्निशन मुझे कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई एसेट आपको फायदा देगा, प्रोबेबल है कि आपको फायदा देगा, फायदा देता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी लेता हूं जो मेरे स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप करेगी, क्या वो एक दिन में खत्म हो जाएगी? नहीं, वो मुझे फायदा देती रहेगी। और मैंने गाड़ी कितने के लिए, मैं कॉस्ट भी मेजर कर सकता हूं। ये आइडेंटिफिकेशन है, ठीक हो गया। फिर आती मेजरमेंट। आज मैंने एसी खरीदा, आज मैंने एसी खरीदा, कितने का खरीदा जी? लेट्स से 1.5 लाख। क्या मेजरमेंट ये कहता है कि उसको परचेज कर ले, रिकॉर्ड कर दो? नहीं, मेजरमेंट कहता है कॉस्ट उस वक्त तक ऐड करनी है जब तक उसे यूज के काबिल ना बना लें। अब मैं मेजरमेंट पे हूं। मेजरमेंट क्या कहती है? कॉस्ट मेजर कर सकते हैं और इनफ्लो बेनिफिट, ये रिकग्निशन। अब हम आगे अब मैंने उसकी एंट्री करनी है, डबल एंट्री। मिसाल के तौर पे मैं अगर 10,000 का मोबाइल लेता हूं, क्या एंट्री करूंगा? मोबाइल डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। मैंने मोबाइल लिया, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं फौरन? यस। इसका मतलब मैं उसी से एंट्री करूंगा। मैंने एसी लिया, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकता ना बच्चे। इसका मतलब क्या है? आपने वो जो कॉस्ट की कैलकुलेशन है, कॉस्ट मेजर कर सकते हैं, वो कब तक करते रहना है? जब तक आप उस एसेट को यूज नहीं करना शुरू कर देते। जब तक आप उसे यूज नहीं करना शुरू कर देते। समझ आई बात? कि नहीं आई? अब एसी मैंने खरीदा 1.5 लाख का, मुझे चाहिए मैकेनिक। मैकेनिक आएगा, वो कहेगा 10,000 का आपका मजीद पाइप लगेगा, ठीक है। एसी देखते रहते हैं, 10,000 का पाइप लगेगा। फिर वो कहेगा अच्छा जी एक छोटा सा बोर्ड लगाना है, वो खरीदना पड़ेगा। फिर कहेगा यार ये यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ तक तार लेकर आनी पड़ेगी। फिर तार के ऊपर ये जो पट्टी सी लगी हुई है चढ़ानी पड़ेगी, कुछ कील लगाने पड़ेंगे, कुछ टेप आएगी, सारी चीजें करेगा। उसके बाद कहेगा ये सारी चीजें लाने के बाद ये मैं काम करूंगा, मुझे मजदूरी भी चाहिए। ड्रिलें करेगा, वो पेच लगाएगा, सारी चीजें करने के बाद जब ये ऑन हो गए, ठंडी हवा देने लग जाएगा, इसको कहते हैं अवेलेबल फॉर यूज। अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। उस टाइम तक जितनी कॉस्ट है उस पर मेरी एंट्री शुरू होगी। क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? आफ्ताब जी। उस्मान भाई, आफ्ताब उस्मान मिस।
दोबारा बताएं। सबूही, सबूही, कुछ छोटा ना दस दो सानू। आपका अरीबा, मलाइका, ये देखिए आसान सा नाम है, हमें याद भी हो जाएंगे। असद अली, असद, सर महमूद, असद, आप भी असद, आप भी असद, असद स्केयर, असद स्केयर, हाँ जी, परवेज, अच्छा, मैंने कहा शायद वो कौन सा है पॉलिटिशियन, परवेज इलाही, अच्छा जी, परवेज, असद, असद आफ्ताब, उस्मान, मलाइका, अरीबा, सबूही। ये तो एक मूवी नहीं थी, बड़ा मुश्किल सा नाम था, आरोही। अच्छा जी, हम आते हैं मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट मींस डबल एंट्री स्टार्ट कर दें। आज मैंने एसी लिया है, आज मेरे पास उसकी सिर्फ कॉस्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि है, और मैं अगर कहूं आज वाली कॉस्ट ही कॉस्ट है और आज वाली कॉस्ट ही मार्केट वैल्यू, तो कैसा रहेगा? मार्केट वैल्यू क्या होती है? इस दिन उसकी कितनी वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। और इसी दिन मैंने एसेट खरीदा, मार्केट वैल्यू पे खरीदा, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू उस दिन सेम होगी। इसका मतलब मैं इनिशियली कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों पे रिकॉर्ड कर रहा था। बेसिकली वही कॉस्ट है, वही मार्केट वैल्यू। 1.5 लाख का एसी खरीदा हमने, और इसको हम इसकी कॉस्ट बना लेते, लेट से ये हमें पड़ गया कितने में, 2 लाख कर लेते हैं यार। महंगे इलाके में रहते हैं, महंगे मैकेनिक बुलवाए, बड़े अरसे बाद अमीर हुए हैं, अब हम कहते चल ले जाए यार, याशी कर, ठंडी हवा तूने हमें दे दी है, याशी कर, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास क्या उसकी कॉस्ट सम करने के अलावा कोई ऑप्शन है? नंबर 1 कॉस्ट मॉडल इसको कहते हैं। नंबर 2 बाद में ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने इसको हमेशा हमेशा इसी कॉस्ट पे रखना है या इसको मार्केट वैल्यू पे लेकर जाना है। लेट्स से आज ये 2 लाख का है, 2 साल बाद ये 2.5 लाख का हो जाता है। अब ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं इसको 2 लाख का रखना चाहता हूं अपनी बुक्स में, ये इसको मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं। खैर इसको हम डिटेल में दोनों को, इनिशियल और सब्सिक्वेंट को अलग देखेंगे, लेकिन मेजरमेंट में जब मैं पीपी में हूं, इनिशियली अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं तो उसकी मैं कॉस्ट कब तक जोड़ता रहूंगा, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज, इस्तेमाल के काबिल नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पे मैं एसी आके 100 एसी ला के रख दूं, मेरे किसी खाते की नहीं, मैं ऐसे डब्बे देखता रहूं, अरे काश तू हवा देता ना मुझे, ऐसे ही क्या कहता है, पंखा ला के रख दूं, यार इससे हवा तो आती होती है छत से, आ नहीं रही अभी। तो चीजें जो ला के मैं रखूंगा जब तक वो यूज नहीं होती, तो जब तक वो यूज नहीं होती उस वक्त तक जितनी कॉस्ट लगती है मैं ऐड करता रहूंगा, वो जो कॉस्ट है वो ऐड कॉस्ट हो जाएगी। आज मैंने इसकी डबल एंट्री कर ली 2 लाख पे, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, डन हो गया, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। मजे की बात, जो उसको मजदूरी दी वो इसी में आ गई। क्यों? यूज करने तक की जितनी कॉस्ट है वो मैंने इसी में ऐड करनी है। उसको मजदूरी दी थी ना मैकेनिक को, मजदूरी तो एक्सपेंस नहीं होता, हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं एक एसेट में कॉस्ट उस वक्त तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो यूज नहीं होना शुरू हो जाता। इसका मतलब कोई मजदूरी कुछ भी अलग से नहीं होगा, वो एसेट की कॉस्ट बनेगा। जब वो यूज होना शुरू हो जाए फिर मैं कहता हूं नहीं यार यहां पे ना मैं ऊपर लिखवा लेता हूं, मैं लिखवा लेता हूं SBA लिखवा लेता हूं, कांजू लिखवा लेता हूं, उस्मान, आफ्ताब, भूल गया, कुछ भी लिखवा लेता हूं मैं। अब ये मेरे पैसे हैं, मैं इस पे फूल बनवा लेता हूं। भाई यूज होने के बाद आपने ड्रामेबाजी करनी तो वो तो एक्सपेंस है। मेरा कंसर्न क्या है, यूज होने तक जितनी कॉस्ट लगेगी उसको मैंने ऐड करना है। वेरी सिंपल। क्या कहते हैं, ये बात समझ आ गई? फिर वही 2 लाख, मैंने हमेशा इसको 2 लाख पे रखना है या मार्केट में उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ये मेरे ऊपर है। इनिशियल और सब्सिक्वेंट हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद इस बिल्डिंग में अगर मैं कहूं कि
आग से बचने का एक सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम क्लास ले रहे हैं, हमें वो फायदा दे रहा है। इसका मतलब कुछ एसेट्स डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वो सिस्टम नहीं लगाता, हुकूमत आके बिल्डिंग बंद कर दे, क्या करूंगा? नंबर 1, उससे भी मुझे फायदा मिल रहा है, बिल्डिंग आगे बंद नहीं हो सकती। आग लग जाए, अब उसी सिस्टम ने काम करना है। इन एसीओ ने, इन तारों ने तो आग पकड़ लेनी। इसका मतलब कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फायदा देती हैं, वो भी हमें पीपी में लेकर जानी है, उनके ऊपर भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर उनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, ये वही तरीका है। बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा, कैपिटल 1 साल से कम, रेवेन्यू। डन हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन हो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रिकग्निशन हो, मेजरमेंट हो, चीजें जहन में बैठ गई हैं। तो कैसी फीलिंग आ रही बगैर लिखते हुए, सिर्फ समझ रहे हैं? उस्मान भाई, अगर इसी के सवाल अभी करने हो तो कर लेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। उस्मान को बस अल्लाह करे पहले टॉपिक के बाद यकीन आ जाए कि हम कर सकते हैं। जिस दिन उस्मान को यकीन आ गया, उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे उस्मान भाई, यार ये रंग बिरंगी मार्केट चलती भी है, वो जबरदस्त है यार। वो कह रहे हैं लुटा दो FAR1 के स्टूडेंट्स पे, चीजें ज्यादा हो जाती हैं यार। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट, अभी हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनिशियल मेजरमेंट की डिस्कशन हम कर रहे हैं। AC आया, उसके ऊपर कॉस्ट लगी, फलाना फलाना फलाना। अब इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है? या पैसे दे दो, या पैसे जैसी कोई चीज दे दो। क्या पहले दौर में पैसे होते थे? वो कहते थे चल यार तू किलो एक कणक ले आ, आज किलो एक चावल फाड़ के ला जा। बार्टर सिस्टम। इसका मतलब इसको कहते हैं इन काइंड कंसिडरेशन, बट है तो वो कॉस्ट। आपने अगर 1 किलो गंदम ली है या 1 किलो चावल ली है, आपने कॉस्ट बेयर की है। ऐसे ही है। ओके। इनिशियल मेजरमेंट जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो, हम उसकी कॉस्ट इकट्ठी करके ऐड करते रहेंगे, यही बात हुई थी। इसको डिटेल में देखते हैं तो इसमें 3 तरह की कॉस्ट होती है। परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अभी इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। इसमें परचेज कॉस्ट क्या थी? क्या ये परचेज कॉस्ट है? इसमें जो 50,000 लगा, डिसमेंटलिंग पे भी आते हैं। डिसमेंटलिंग अभी नहीं हमने की। इसको सिंपल एक लॉजिक के साथ समझते हैं। परचेज कॉस्ट क्या है? खरीदते हुए मेरा जितना खर्चा होना, बस। 1,50,000 का AC है, हो सकता है उसने 10,000 डिस्काउंट कर दिया, कितना लगा? 10,000 का 1,40,000। हो सकता है उस पर टैक्स पड़ गया हो। अगर मैंने बाहर से मंगवाया तो इंपोर्ट वाला टैक्स पड़ गया हो। तो क्या मैं ये याद रख सकता हूं कि परचेज करते हुए जो कॉस्ट है वो एलिमेंट है ये वाला? परचेज कॉस्ट पे कोई सवाल? पहली बात, परचेज कॉस्ट जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर मैं बाहर से कुछ मंगवाता हूं, अगर मैं बाहर से कुछ मंगवाता हूं, मुझे उस पर एक ऐसा टैक्स पड़ता है जो मैं अभी तो पे कर देता हूं, बाद में मुझे वापस मिल जाएगा, उसको नहीं ऐड करना। एलिमेंट ए क्या है? परचेज कॉस्ट। कॉस्ट अगर मुझे कोई उसी वक्त डिस्काउंट हुआ है, लेस हो जाएगी। बाहर से मैंने मंगवाया है तो बाहर से मंगवाने का एक इंपोर्ट का टैक्स होता है, देना पड़ेगा। अगर टैक्स पड़ता है इसके अलावा, इंपोर्ट के अलावा, एक चीज याद रखिएगा, ये कौन सा होगा? नॉन रिफंडेबल। मुझे एक दफा पे करना है, मुझे वो वापस कभी नहीं मिलेगा।
तो मैं उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दूंगा। अगर मैं एक टैक्स पे करता हूं, बाद में हुकूमत 2-3 महीने बाद मुझे वापस कर देती है, उसको मुझे एसेट में ऐड करने की जरूरत है। अभी मैंने पे कर दिया, ठीक है, पैसे चले गए, महीने बाद आ जाएंगे, टेंशन वाली क्या बात है। आफ्ताब भाई क्या कहते हैं? उस्मान, तो मैं एक चीज परचेज करता हूं, एक चीज परचेज करता हूं, उस वक्त मुझे डिस्काउंट भी मिल सकता है, मुझे उसके ऊपर लोकल टैक्स भी पड़ सकता है, बाहर का टैक्स भी पड़ सकता है। टैक्स कौन सा? जो नॉन रिफंडेबल है। जो रिफंडेबल है वो तो मुझे मिल जाएगा, उसको इग्नोर कर दें, डन हो गया। दूसरा जो एलिमेंट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसके लिए एक उर्दू की लाइन लिखते हैं, अगर एसेट ना होता तो ये कॉस्ट ना लगती। आज के बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के अंदर क्या क्या आता है उसको सोचने की, याद रखने की, समझने की जरूरत नहीं है। ये लाइन याद रखनी है, एसेट ना आता तो कॉस्ट ना लगती। अगर ये एसी ना आता तो क्या, अगर ये एसी ना आता तो क्या मुझे ये बोर्ड लेना पड़ता जो साथ लगा हुआ है? अगर ये एसी ना आता तो छत तक मुझे पाइप लेना पड़ता। अगर ये एसी ना आता जो तार मैं बोर्ड तक लेकर आ रहा हूं ये लानी पड़ती। जो हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं यार, डायरेक्टली वही 35 मिसालें वो याद कर लें तो काम बन जाएगा, जरूरत ही नहीं है। क्या है जरूरत उस्मान भाई? एक एसेट आया है, उसकी वजह से कॉस्ट लगी है। मेरा कराची में एसेट पड़ा हुआ है, उसको उठा के मैंने लाहौर में लाना है। अगर वो एसेट ना होता तो क्या किराया पड़ता? हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। क्या कहते हैं बॉयजेस एंड गर्ल्सेस? हाँ जी, फलां फलां फलां, अरीबा, मलाइका जी, आफ्ताब, उस्मान। इसमें कंफ्यूजन होती है, एज अ स्टूडेंट मुझे भी होती थी। लिस्टें याद करना, वो स्टैंडर्ड की एक बड़ी हैवी लिस्ट होती थी, फलानी 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 फलानी, लगे हुए लगे हुए लगे हुए, याद ही नहीं हो रही। फिर पेपर में कोई नई चीज आती, गलत हो गया। सिंपल ये देखना है कि यार ये एसेट आया है तो ये कॉस्ट लगी है। मिसाल के तौर पे मैं एक प्लांट लेकर आता हूं, जैसे इसी रूम की एग्जांपल लेते हैं। यहां पे क्लास शुरू हुई है तो ये तोड़ फोड़ हुई है। क्लास शुरू ना होती तो तोड़ फोड़ ना होती। क्लास शुरू हुई है तो एक की बजाय 2 एसी और लग गए। क्लास ना होती तो एसी ना लगते। क्लास शुरू हुई तो टीवी लगाना पड़ा है, क्लास ना होती तो टीवी ना लगाते। हाँ जी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, क्या ये मिथ खत्म हो गई? हाँ जी मलाइका, उस्मान। असद स्केयर है, असद 1 असद 2, जैसे वो मोबाइल पे जब नंबर बढ़ते हैं ना, अब्बू जी 1, अब्बू जी 2, अब्बू जी 3, या ऐसा लिखा होता है अब्बू जी जैज, अब्बू जी वारिद, अब्बू जी जोंग, अब्बू जी टेलीनार, ऐसे ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, अब्बू जी के नंबर है ना अलग। अब्बू जी ने 4 सिमें ली हुई हैं, पहले जैज की सिम थी, चलो अब भी लिखा हुआ अब्बू जी, अब उन्होंने ले ली टेलीनॉर की सिम। अब मुझे पहले नंबर के साथ लगाना पड़ेगा अब्बू जी जैज, दूसरी सिम के साथ लगाना पड़ेगा अब्बू जी टेलीनार। या हम क्या करते हैं, अब्बू जी नंबर 1, अब्बू जी नंबर 2, अब्बू जी नंबर 3, अब्बू जी नंबर 4, ऐसे ही होता है? यार एक बंदे के 2 नंबर हो तो क्या आइडेंटिफिकेशन रखते हैं यार? अब्बू तो एक ही है, नंबर उनके पास ज्यादा है ना, मोबाइल सिम में ज्यादा है ना। हाँ अच्छा जी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्लियर है। उस्मान, क्या इसमें कंफ्यूजन होती थी? वेरी गुड। आफ्ताब, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, मैं एक प्लांट, मेरे प्लांट की रिक्वायरमेंट ये है कि वो ठंडे इलाके में काम करता है। मैं इलाका सिलेक्ट करता हूं मरी, मैं जाता हूं मरी की हुकूमत के पास, मामला तय होते हैं। वो कहते हैं कि यार जितना डैमेज करोगे ना ये जगह, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, प्लांट उतारो तो जगह रीस्टोर करनी। इसको कहते हैं रीस्टोर करना। इसको क्या कहते हैं जी? रीस्टोर करना। अगर आज ये प्लांट जाके मैं उधर इंस्टॉल करता हूं, मैंने वो जगह डैमेज कर दी, मुझे दरख्त काटने पड़े, घास खराब हो गई,
उसका जो पानी है वो नदियों में जा रहा है, पानी के अंदर वाली मखलूक मुतासर हो रही है, ऊपर फिजा मुतासर हो रही है। लेट्स से 10 साल का काम है मेरा। 10 साल के बाद जब मैंने ये प्लांट उतारना है, मैंने जितनी चीजें डैमेज की थी मैंने उनको रीस्टोर करना है। डिसमेंटल, रिस्टोरेशन, डीकमिशनिंग, 3 वर्ड होंगे, ये लिख लें। डिसमेंटलिंग, रिस्टोरेशन, डीकमिशनिंग, ये तीनों चीजें एक ही हैं। डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग, रिस्टोरेशन। लेट्स से मैं कहता हूं रिस्टोरेशन, डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग। अच्छा, आ जाए वापस। मुझे लगता है कि 10 साल के बाद मेरी 10 लाख की कॉस्ट लगेगी। एसेट की डबल एंट्री तो मैंने आज करनी है, क्या करूं? 10 साल के बाद मेरा 10 लाख लगना है ना, एसेट की डबल एंट्री मैंने आज करनी है, क्या करूं? मुझे आज उसकी डबल एंट्री करनी है। इसका मतलब जो फ्यूचर में कॉस्ट लगनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, और प्रेजेंट वैल्यू लेने का फार्मूला याद है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा, मजे की बात, अगर उसने प्रेजेंट वैल्यू की कोई डिटेल नहीं दी तो जितनी फिगर है वो उठा के ऐड कर दें, सिंपल। अगर उसने प्रेजेंट वैल्यू की रेट नहीं दिया, टाइम नहीं बताया, सिर्फ डिसमेंटलिंग की अमाउंट आ रही है, फिर ये नहीं सोचना यार कुछ होगा, प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, सर ने कहा था प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है उस फिगर को उठाएं, ऐड कर दें और नीचे नोट लिखें, इट इज अज्यूम्ड कि प्रेजेंट वैल्यू है। आफ्ताब क्या कहते हो? आफ्ताब भाई क्या कहते हो? ठीक है जी। उस्मान, असस केयर, ओए तुम्हारा क्या नाम था? परवेज, परवेज इलाही, परवेज इलाही। ठीक है, 3 कॉस्ट, कोई मसला? हेलो हेलो हेलो। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं एक एसेट लेकर आता हूं, ओ भाई ये कुछ भी नहीं चल रहा, अब ये भी चलेगा। अभी मैं एक एसेट लेकर आता हूं, मैं उसकी प्रोडक्शन करता हूं, क्या मैं टेस्ट किए बगैर प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा? टेस्ट करूंगा तो क्या वह यूज से पहले की कॉस्ट है? टेस्ट करते हुए कुछ अगर यूनिट्स बन जाएं और उससे कोई पैसे आ जाते हैं तो मैं क्या करूंगा? टेस्ट कॉस्ट में से उसको माइनस कर दूंगा, मैंने नेट टेस्टिंग कॉस्ट ऐड करनी है। हो सकता है 1 रुपया भी ना आए, मेरे 10,000 टेस्टिंग कॉस्ट पे लग जाए, हो सकता है 2,000 आ जाए, तो नेट करके टेस्टिंग कॉस्ट ऐड करनी है। बाकी फार्मूला क्या है, अगर ऐसा ना होता तो ये कॉस्ट ना लगती, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। उसके बाद रीस्टोर करना और प्रेजेंट वैल्यू, क्या ये 3 एलिमेंट याद रहेंगे? देखते हैं जी कितना याद रहते हैं। अभी 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 होगा तमादा मस्त कलंदर। हो जाए कुछ। एक पास पेपर है, देखते हैं जी अपना कौन कौन है मेरे साथ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, है नहीं नहीं जरूरत क्या है? यार ये कॉस्ट 10 साल बाद लगनी है, मैं एंट्री उस वक्त तो जाके नहीं करूंगा, एंट्री मैंने आज करनी है, तो उसको मैं आज की वैल्यू पे ले आऊंगा। डिस्काउंटिंग करना, प्रेजेंट वैल्यू लेना, क्वांटिटेटिव मेथड्स में नहीं पढ़ा? वही है, सेम वही है। हाँ जी, हमने एक क्या रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, जिसमें उसने क्या होना है, ऐड होना है, कैपिटलाइज होना है, डबल एंट्री होनी है। पढ़ना शुरू करते हैं। अमार मैन्युफैक्चरर है, 1 नवंबर 2011, क्या जी
उसने एक नया प्लांट खरीदा यूएसए से, इनवॉइस वैल्यू है 250 मिलियन। पहली बात तो ये है कि रुपीज एंड क्या है, मिलियन है, राइट। ये वाली बंद कर दे, ये लाइट्स बंद हो सकती हैं लड़के, नजर सही नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन पड़ रही है आप लोगों को। ये आगे वाली रो जरा चेक करें। ओके, तुमने लगता है रूम रूम का पानी पिया हुआ है, जैसे होता है ना घाट घाट का। हाँ मेरे ख्याल में गुड है, ठीक है, हाँ बस ठीक है बस, हाँ भाई ये दरमियान वाली ठीक है। अच्छा जी, ये 250 मिलियन क्या है? इनवॉइस वैल्यू ऑफ द प्लांट वाज 250 मिलियन। हम 3 एरियाज बनाते हैं, परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, रीस्टोर करना। ये परचेज कॉस्ट है, इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 250 मिलियन। एलसी ओपनिंग चार्जेस, एलसी क्या होता है पहले ये बताएं खवातीन। असेट्स केयर, परवेज लाई। जब मैं बाहर से कोई चीज मंगवाता हूं ना, मैं अजमल कांजू हूं, मैं चाइना में एक ऑर्डर करता हूं, मैं कहता हूं जी मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चाइना मेरी बात पे क्यों यकीन करेगा? ये चाइना की वो कंपनी क्यों यकीन करेगी? ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने मुल्क में अपने बैंक के पास जाऊंगा, उस पे मैं एलसी, एक प्रोसेस है इंपोर्ट करने के लिए, एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा, एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा। इसी तरीके से मैं उस कंपनी को कहूंगा भाई मैंने ये कर लिया, तो अपने एक बैंक के पास जा, वो उधर ये प्रोसेस करवाएगा। मैं जितने की वो चीज है अपने बैंक में जमा करवा दूंगा, ये बैंक उस बैंक को बताएगा पैसे आ गए हैं, प्लांट भिजवा दो। प्लांट जब इधर रिसीव होगा, मैं इसको रिसीव कर लूंगा, मेरा बैंक अपना कमीशन काट के दूसरे बैंक में पैसे भेज देगा, वो कंपनी उधर से ले लेगी। एलसी का प्रोसेस होता है इंपोर्ट्स में, इसको थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। यस यस यस, इंपोर्ट करने के लिए एलसी ओपन होता है। तो मैंने बाहर से एसेट मंगवाना, तो क्या ये एसेट आया है तो ये कॉस्ट लगेगी? इंपोर्ट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंपोर्ट। देखें उसने उधर जाके अपना प्रोसेस तो करवाना है ना, बैंक टू बैंक हो रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं इंपोर्ट के ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में बात करता, सवाल कंप्लीट करना है, इसको जरा देख के आएगा, गूगल करके आएगा व्हाट इज इंपोर्ट का जो प्रोसेस है। सवाल सिर्फ ये है, एसेट ना होता तो क्या ये कॉस्ट लगती? ऐड कर दूं? सवाल ये क्या ये परचेज कॉस्ट है? परचेज नहीं है। कितना है? 1 मिलियन। इंपोर्ट ड्यूटी, हाँ जी यहां पे कर दूं ऐड। सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल, रिकवरेबल है। टैक्स हमने कौन सा लेना है? जो नॉन रिकवरेबल और नॉन रिफंडेबल हो। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी बताएं। क्या ये एसेट ना होता तो क्या मुझे इसको क्लियर करवाना पड़ता? एसेट आया है तो इसको क्लियर करवाना पड़ रहा है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल समझ आ रहा है आज? ओके। अमाउंट पेड टू द कंसल्टेंट, हाँ जी साइट प्रिपेयर करनी है जहां पे वो इंस्टॉल करवाना है, ऐसी वो एसेट इंस्टॉल करवाना है, वहां पे ये अमाउंट पे करनी है। हाँ जी क्या कहते हैं? अगर ये एसेट मैंने इंस्टॉल ना करवाना होता तो क्या मुझे कंसल्टेंट को बुला के पैसे देने पड़ते? ये लाइन यूज करनी है। परचेज सीधा सीधा, रीस्टोर सीधा सीधा, पंगा क्या है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में, बस। हाँ जी क्या कहते हैं? कंसल्टेंट वाली है, कितनी है? सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क सेम हो जाएगा, क्या कहते हैं? कितना है? 3। द अबव इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग। क्या मिस हैंडल करना, एसेट ना होता तो ये कॉस्ट लगती? नहीं। चलें दूसरा इसकी साइंस देखते हैं
क्या ये अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए जरूरी होता है? यस, ये तो मेरी एक पर्सनल मिस्टेक है। वो कहते हैं ये ऊपर वाली कॉस्ट में शामिल है, तो मैं 2 और 3 में शामिल इसको लेस कर दूंगा। ऐसे ही है, द अबव इंक्लूड्स, अबव नई हेडिंग है, अबव इंक्लूड, अबव वाली 2 कॉस्ट, ठीक है। चलो जी नीचे आ जाओ। प्लांट वाज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 Feb 2012, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट कॉस्ट ऑफ, पहले तो ये जो डेट है 1 फरवरी 2012, ठीक है। 1 फरवरी 2012 ये हमने हाईलाइट कर ली। इंस्टॉलेशन हुई, ठीक है। कितना टेस्ट करने पे कॉस्ट लगी? और प्रोसीड्स कितनी आई? मुझे क्या चाहिए? नेट टेस्ट करने की कॉस्ट, क्या कहते हैं? प्रोसीड्स। ये लाइन कंप्लीट हो गई। आगे आते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई कब? 1 मई को। कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई है भाइयों? 1 मई को। इस पीरियड में प्लांट, क्या है? वाज इंस्टॉल्ड, ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से जनरल ओवरहेड 1 मिलियन से बढ़ गए। पिछले पीरियड में जितना खर्चा था, इसकी वजह से 1 मिलियन जैसे खर्चा ज्यादा हो गया। अगर एसेट ना होता तो ये कॉस्ट ना लगती। क्या ये एसेट के आने से कॉस्ट लगी है? नहीं 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 नहीं, 1 मई तक की बात कर रहा है। वो कहता है इस डेट पे प्रोडक्शन हुई, इस डेट से इस डेट में, 1 फरवरी से 1 मई में ये हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड कमर्शियल प्रोडक्शन 1 मई को स्टार्ट हुई, 1 फरवरी को आया था। हाँ, उस टाइम से इस टाइम के दरमियान ये हुआ, जिसकी वजह से 1 मिलियन आया। क्या ये एसेट ना आता तो ये कॉस्ट बढ़ती? ऐड कर दूं जनरल ओवरहेड्स। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर पर मंथ 2,50,000। ही कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। हाँ जी, ये बताएं, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। पहली बात है कि जो नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट लगते हैं हम एक्सपेंस आउट करते हैं, लेकिन उसने कहा कि उसने अपना 30% इसी की इंस्टॉलेशन में दिया। लेट्स से मैं इससे ना करवाता तो क्या मुझे बंदा बुलाना पड़ता? इसका मतलब है 2,50,000, 3 7,50,000, इसका 30% आ जाएगा सैलरी में, राइट? जितना भी बनता है। नहीं, 3 महीने है ना, यहां से लेकर यहां तक देखे ना, इससे तो डेट्स हाईलाइट की थी। 7.5 लाख का 30%, इसको मिलियन में कर लेना क्योंकि हम किस में चल रहे हैं? मिलियन में। स्टाफ ट्रेनिंग और नहीं, सवाल ये है, ऐसा नाम भी आता तो मैं ट्रेनिंग करवा देता। क्या उसने कहा कि ये ट्रेनिंग है ही इसीलिए कि ये ट्रेनिंग लेंगे तो ये एसेट यूज कर सकते हैं? नहीं, अज्यूम क्यों करना है? क्यों अज्यूम करना है? नहीं, वो अगर 35 तरह की इंफॉर्मेशन दे कंफ्यूज करने के लिए, तो हम अज्यूम करके उसको ऐड करते रहेंगे। जो आप जैसे आप अज्यूम कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ अज्यूम कर रहा हूं। नहीं ना, देखें, स्टाफ ट्रेनिंग अगर तो ऐसा होता, मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बताओ, एसी कैसे यूज करना है, क्या मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिलवाऊं? इवन एक प्लांट भी कैसे यूज करना है, मैनुअल होता है। जो उसको ऑपरेट कर रहे हो तो उनका वैसे इतना एक्सपीरियंस होता है, वो बुक को देख के ऑपरेट कर लेते हैं। क्या एसेट के आने की वजह से कॉस्ट लगी? अगर तो ये कहा जाता कि ये वन ऑफ यूनिक एसेट है,
ट्रेनिंग नहीं होगी तो एसेट यूज नहीं हो सकता, तब अवेलेबल फॉर यूज है, अदरवाइज ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस है। पता नहीं किस चीज की स्टाफ ट्रेनिंग है, पता नहीं है, बता। नहीं मैं ज्यूम नहीं कर रहा, अगर भाई मेरे से ऊपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ, और कहे भी वो इस तरीके से कि ये ट्रेनिंग होगी तो ये यूज होगा। यस, देखो ट्रेनिंग होगी तो ये यूज होगा, अदरवाइज नॉर्मल अजम्पशन क्या है, एसेट्स प्लग एंड प्ले होते हैं, एसेट्स आते हैं गूगल पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, एसेट्स आते हैं मैनुअल्स हैं, ऑपरेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी लेता हूं, क्या मुझे उसकी ट्रेनिंग लेनी है उस यूज करने के लिए? मैं को अगर मैं 40 साल से मशीनें ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं, मैं देखूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये चल जाएगी, बस दैट्स इट। लॉजिक भी तो देखनी है ना, फिर तो मैं ट्रेनिंग ही देता हूँ, अच्छा यार उत्ते वाले हिस्से दी है 4 बंदे ट्रेनिंग लैणगे, बटन जड़े ऑन ऑफ करने हैं 3 बंदे ट्रेनिंग लैणगे, रात रात तक ट्रेनिंग होवे, उन्होंने खिलाण पिलाण, उन्होंने अलग टीए डीए बने, उन्हें एक तो करोड़ा 250 मिलियन का तो उन्हें एसेट लिता है। प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 15 ईयर्स। जो हमने कहा था यूज होने तक कॉस्ट ऐड करनी है, इसके बाद डेप्रिसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मुझे बताएं ये जितनी भी ये यहां पे नील है, यहां पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डेप्रिसिएशन कितने महीने की होगी? 1 मई से 8 महीने। सवाल ये है जो हमने आज पढ़ा उसको यूज करके क्या हमने पास पेपर कर लिया? दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनिशियल मेजरमेंट आज के बाद कोई भी कहीं पे भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। यार वो बता दिया ना, उसमें अब वर्किंग दे देंगे टीए को, क्योंकि ये स्लाइड्स हैं अलग अलग, तो उसको दे के सॉफ्ट में ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आज आ जाएगा, और ये कमिटेड उन मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे। तेरी वजह से सिर्फ प्रिंटिंग करवा रहे हैं और बता, वरना तो पास पेपर की बुक थी। हो जाएगा ये ठीक है, क्लियर है? चले जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा? हाँ जी खवातीन।